आप समझ चुके होंगे महाराष्ट्र की सियासत में कई सारे संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत क्या बदलाव के हैं। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मोदी सरकार 3.0 में महाराष्ट्र के कई सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने राज्य मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है और कैबिनेट पद को लेकर जोर दे दिया है, जिसके बाद अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को अभी तक कोई भी पद नहीं मिल पाया है। मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस पर विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए अजीत पवार पर भी निशाना साध रहा है। वहीं अजीत पवार अब अपने चचा शरद पवार की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। तभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की घर वापसी हो सकती है क्या, क्योंकि कैबिनेट पर बड़े पवार के इंतजार में अजीत पवार बेपावर हो चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने से शिवसेना शिंदे गुट भी नाराज है और इसी मामले पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है और क्या है जनता की राय, इस सर्वे पर आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार हमने की है, उस रिपोर्ट को देखिए। क्या महाराष्ट्र की सियासी हवा बदलने वाली है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है? ये सवाल महाराष्ट्र की सियासी गलियारे में आजकल तैरने लगे। वजह है मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों में मंत्री पद को लेकर नाराजगी जो खुलकर सामने आ गई और शिवसेना ने भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। हा कुठेतरी मला तरी व्यक्तिशः असं वाटतं की हा दुजाभाव शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये होतोय। शिंदे की शिवसेना का रुख साफ है कि उसे मोदी सरकार में कैबिनेट का पद चाहिए और यही मांग अजित पवार की एनसीपी भी कर रही है। शिंदे गुट की शिवसेना की नाराजगी से पहले एनसीपी अजित गुट ने भी मंत्री पद नहीं मिलने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बताया जा रहा है कि अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने नकार दिया। यही वजह है कि केंद्र में एनसीपी से कोई मंत्री नहीं है। हालांकि अब एनसीपी अजित गुट उम्मीद लगाए बैठा है मंत्रिमंडल के विस्तार में उसे कैबिनेट का पद मिलेगा। ये जरूरी था कि उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ दिलाई जाए और यही निवेदन हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री से किया। उस पर उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी है कि आने वाले दिनों में जब हमारे सांसदों की संख्या 4 हो जाएगी, उस समय वो आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी खेल होने के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि चाचा के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले अजित पवार अब शरद पवार की खुलकर तारीफ करने लगे। अजित पवार ने एनसीपी की 25वें स्थापना दिवस समारोह पर मुंबई में शरद पवार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, 24 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चाचा शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार पार्टी के साथ बने हुए हैं। अजित पवार का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब लोकसभा चुनाव में अजित गुट को हार का सामना करना पड़ा और केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद भी नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने महाराष्ट्र एनडीए को लेकर भविष्यवाणी भी शुरू कर दी है। जो सच्चाई है, चाहे वो फिर एकनाथ शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, स्पष्ट तरीके से सामने आई है। इन्होंने कहा था कि हम विकास के लिए जा रहे हैं। हालांकि जब एकनाथ शिंदे टूटकर बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने वित्त मंत्री रहते हमें कुछ भी फायदा पहुंचाया नहीं था, हमें फंड नहीं दिया था। लेकिन दोनों ने विकास का नाम लिया और आज दोनों भी सत्ता के लालच में है। हमें कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए नाराजगी दिखा रहे। तो शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित गुट की नाराजगी के बाद महाराष्ट्र में कयासों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सहयोगियों की नाराजगी बीजेपी दूर करेगी या विधानसभा चुनाव से पहले बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल को शपथ लिए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और करीब करीब आज ही सारे मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया है, लेकिन उसके पहले संकेत महाराष्ट्र से आने लगे। इसी मसले को लेकर हमने कई सारे सवाल पूछे हैं, हम जनता के बीच गए और इस पर जनता ने अपनी राय भी दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि अजीत पवार केंद्र सरकार में मनचाहा मंत्री पद चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल पाया है, अब वो क्या करेंगे। 59 यानी कि 59% लोगों ने कहा महाराष्ट्र सरकार में बने रहेंगे, 38% लोगों ने कहा महाराष्ट्र सरकार से अलग होंगे और 3% लोग इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं। चर्चा करेंगे, चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। अनुज अत्रे हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता एनसीपी हैं, अजीत गुट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ विकास हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो साथ जुड़े हुए अनुज अत्री साहब। बड़े गौर से आप देख रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि एक तो जो परिणाम निकल कर आए हैं काफ़ी उत्साहित हैं और जिस तरीके से बर्तन खटकने लगे हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आपको महाराष्ट्र में भी कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही होगी? अनुज अत्रे साहब आवाज आ रही है? विकास हमारे सहयोगी है। विकास, क्या कुछ घट पाएगा महाराष्ट्र में? देखिए, बीते दो सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी अनिश्चितताएं हमने देखी हैं उसका दौर एक तरह से देखा जाए तो फिर से चल पड़ा है। जैसे ही लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, जो बांटे गए मंत्री पद, उसके बाद से एक असंतोष दोनों ही पार्टियों में, खासकर अजीत पवार गुट में और शिवसेना के शिंदे गुट में हमें देखने को मिला। उससे ये लगता है कि राजनीति जो है करवट बदल सकती है, कुछ नई तस्वीर जो है आने वाले दिनों में सामने आ सकती है, क्योंकि राजनीति की जानकारी ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां इस समय आत्ममंथन के दौर से गुजर रही हैं। 2 साल पहले एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से अलग होकर उन्होंने अपना अलग अस्तित्व बनाया, एक नई शिवसेना, असली शिवसेना जिसको वो कह रहे हैं वो बनाया, और उसी ठीक 1 साल बाद अजीत पवार भी अपनी मुख्य पार्टी तोड़कर अलग हुए और 40 विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाई। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपना जो एक्चुअल वजूद था वो बनाए रखा, लेकिन अब राजनीति की जानकारी ये कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि विधायक तोड़कर सत्ता में शामिल हो जाना तो आसान था, लेकिन वोटरों को तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। और वही चीज जो हुई है वो अब की बार लोकसभा नतीजों में देखने को मिली है कि इन्होंने विधायक तो तोड़े और सत्ता में शामिल जरूर हो गए, लेकिन ये वोटर नहीं तोड़ पाए। वोटर बहुत बड़े प्रमाण पर अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ थे। एक सद्भावना की लहर, एक सिंपैथी वेव जो थी वो उद्धव ठाकरे के साथ। विकास, एक बात बताइए कि अभी तो हालांकि चुनाव है महाराष्ट्र में, विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है कि चुनाव से पहले ही चुनाव में पहुंच जाए? जी बिल्कुल, इसके संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। महज 3 महीने रह गए हैं, हर पार्टी अपने स्तर पर विधानसभा की तैयारियों में लग गई है। कुछ पार्टियों ने तो ये तक बता दिया कि वो कितनी सीटों पर लड़ने के इच्छुक है। मतलब मानसिक रूप से पार्टियों की तैयारी लगभग हो चुकी है, वो जान चुके हैं कि वो कितनी सीटों पे लड़ना चाहते हैं, कितनी सीटों को लेके वो जिद अपनी रखेंगे गठबंधन के सामने, और ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। वहां पे हम शिवसेना और कांग्रेस में भी संघर्ष देख रहे हैं और यहाँ पे शिवसेना और एनसीपी के बीच भी एक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। खुद अजीत पवार गुट के एक नेता को हमने कहते सुना कि अब की बार 288 सीटों में से 80 सीटों पर अजीत पवार की जो एनसीपी है वो लड़ना चाहती है। तो दोनों ही खेमे की महत्वाकांक्षाएं जो है बड़ी हैं, संघर्ष महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और बीजेपी इसने पूरी महत्वाकांक्षाओं को गौर से देख रही है, लेकिन इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द उसने ये भी देखा कि उसे नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन अब वो इनकी महत्वाकांक्षाओं को न केंद्र में स्वीकार रही है और न ही राज्य में स्वीकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विकास का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे और महाराष्ट्र के समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था, अजीत ने शरद पवार की काफी समय बाद तारीफ की है, इससे किस बात के संकेत मिलते हैं? 39% लोगों ने कहा घर वापसी के संकेत मिलते हैं, 33% लोगों ने कहा बीजेपी का प्रेशर टैक्टिस है, और 22% लोग इसे शिष्टाचार बता रहे थे और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं।
ब्रजमोहन साहब, संकेत क्या है? देखिए कि कल हम लोगों की पार्टी का स्थापना दिवस था और इसको सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी के जो फाउंडर 100 मेंबर थे उनमें मुख्य भूमिका आदरणीय शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब और पीएन संगमा जी की थी। तो कल जब स्थापना दिवस था तो उसमें हमने इन तीनों जो मुख्य संस्थापक थे उन लोगों के प्रति हम लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया है। और वही बात आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी की है कि 24 साल तक आदरणीय शरद पवार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और इस पार्टी को पूरे भारत में जो एक अवसर मिला काम करने का वो आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में ही मिला था। तो ऐसे मौके पे अगर उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और यदि उन्हें याद करते हैं तो मैं सोचता हूँ ये एक अच्छी परंपरा भी है और ये हर राजनीतिक दल में इस प्रकार की परंपराएं होती है, उसी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। जहां तक बात महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जो भी मंत्रालय जितने भी मिले हैं उनसे हम पूरी तौर से संतुष्ट हैं, किसी भी प्रकार का उसको लेकर असंतोष नहीं है। जहां तक बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ और उनकी शिवसेना के साथ हमारे संबंधों को लेकर और रैंक एंड फाइल को लेकर है तो उस पर भी किसी प्रकार की कहीं ना तो कोई ना इत्तेफाकी है ना उस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद है। हम लोग बहुत सक्रियता के साथ तीनों लोग, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब और हमारी पूरी टीम, सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई नाटफाकी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर इस तरह के संकेत क्यों निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि केंद्र में उतना प्रतिनिधित्व भी तो नहीं मिल पा रहा है। हमने और भी सवाल पूछे हैं जनता से, उनकी राय को समझ लेते हैं। एक और सवाल था, कांग्रेस का दावा है कि उद्धव गुट और शरद पवार गुट से टूटे विधायक वापस लौटने वाले हैं। हमने लोगों से पूछा है कि इस सवाल को लेकर आपको क्या लगता है। 44% लोगों ने कहा कि हाँ, हो सकता है ऐसा। 48% लोगों ने कहा सरकार में बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अनुज अत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अनुज साहब, आप तो बीजेपी पर लगातार लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, वैसे ही बीजेपी ऐसा कर रही है। और जो इस समय तमाम बयान दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में, उन्हीं बयानों के इर्द गिर्द आपकी मुस्कुराहटें और बढ़ती जा रही हैं। देखिए, सवाल हमारी मुस्कुराहटों का नहीं है, लेकिन दिख ये रहा है कि जिसने जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के अपने ही दल से जिस तरह से जो खेल खेला है, इसको धोखा शब्द भी कहा जाता है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बैठे हमारे बड़े भाई के सम्मान में, उनको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन इसको देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने खासतौर से अच्छा नहीं माना। उसका नतीजा अभी लोकसभा चुनाव में दिख गया है और ये इस लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये जाल में, चुंगल में फंस चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ भी किया है, जो दल भक्षण का इन्होंने काम किया है, जो एक नीति चालू की है, उसमें बुरी तरह से फंस गए हैं और अब ये ना आगे बढ़ते निकलते हैं ना पीछे होते निकलते हैं, सांप से सुंदर की तरफ फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनको हमने उप मुख्यमंत्री पद दे दिया है, इनके विधायकों को हमने महाराष्ट्र में मंत्री पद दे दिया है, तो एक तरह से इसको एहसान के रूप में देखते हैं कि ये कुछ नहीं, इनकी हमें वहां आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको हमने दे दिया है। तो आज जो ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो कह रही है, जो शरद पवार साहब की जो असली नेशनल कांग्रेस पार्टी को नहीं मानते हैं और अपने आप को जबरदस्ती पार्टी में कब्जा करके बैठते हैं, आज ये बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं। हम तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इन लोगों को एहसास हो जाना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब इनको अपनी अपनी पार्टी में वापस चले जाना चाहिए और जो सरकार है वो गिर जानी चाहिए। बस आप ये सोचते रहिए, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए इंतजार करते हैं। एक और सवाल है अत्री साहब, एक और सवाल है जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सवाल है कि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव है, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट साथ लड़ेंगे। 60% लोगों ने कहा कि हाँ साथ लड़ेंगे। 35% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, वो कहते कि साहब नहीं लड़ेंगे, और 5% लोग इस पर चुप्पी साधे रहे। शिवसेना क्या इंतजार करेगी, स्वीकार करेगी? क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उनको उस तरीके से महत्व नहीं मिल पाया है। वो कह भी रहे हैं कि साहब हमारे 7 सांसद, बिहार में मांझी का 1 सांसद, फिर भी इतना बड़ा अंतर।
आनंद दुबे हैं, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के। आनंद साहब, क्या मानते हैं आप? मनोज जी नमस्ते। जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि केंद्र में मंत्री बनाना, यह केंद्र में जो सबसे बड़ा दल है एनडीए, उसका अधिकार है। जिसको बनाना चाह रही है बनाना, हम उस पर बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारा रोल ही नहीं है, हमारा उसमें कोई अधिकार भी नहीं है और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार इस समय राजनीति चल रही है, आने वाला संकेत है कि महा विकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 साल पहले ही तय कर दिया था। लोकसभा के चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें मिली हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव होता है। सबको पता है कि बीजेपी एक बड़ा दल है पूरे इस चुनाव में, तो हो सकता है उसमें इनको 9 सीटें मिल भी गई बीजेपी को, और एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना को भी 7 सीटें मिल गई, अजीत दादा पवार को भी 1 सीटें मिल गई। लेकिन जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा, वो महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए होगा। यहाँ कौन चला सकता है, किसका नेतृत्व लोगों को पसंद है, तो लोगों ने महाविकास आघाड़ी को पसंदी दी है, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को पसंद किया है। हमें पूरा विश्वास है कि जब 288 विधानसभा का चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, तो आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत अभी 3-4 महीने का समय है और जल्दबाजी होगा, लेकिन एक अनुमान है, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, जमीन पे उतर के काम करते हैं। एक आभास लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी 200 पार कर देगी और बड़े आवाज के लिए तो अभी समय है, मुझे लगता है उसके लिए रुकना चाहिए। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद है। राजलक्ष्मी जी, आप क्या मानती हैं? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो गठबंधन है वो मजबूत रहेगा, क्योंकि एक वजह से ये बनी थी। और ये जो भी अपवाद लगा रहे हैं कि भाजपा ने इनको तोड़ा है, तो देखिए दोनों गुट जो हैं, दोनों दल जो हैं, शिवसेना और एनसीपी, दोनों में आप देखिए कि वजह क्या थी। उनमें आपसी मतभेद की वजह से जो है उसका फायदा हुआ भाजपा को। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाजपा ने जाकर उसमें कोई इनिशिएटिव ली थी। और देखिए अगर आप ऐसा देखें तो एनसीपी ने भी, उसका जो गठन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि उनके शरद पवार जी के जो भी मतभेद थे कांग्रेस के साथ में, उसकी वजह से हुआ। और उसी तरीके से अजित पवार जी के जो मतभेद हैं शरद पवार जी के साथ में, उसके वजह से उनका जो है, लेकिन इन सब बातों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाकी क्या ये सब घट रहा है, क्या संकेत उस तरीके से मिल रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है, या फिर विधानसभा चुनाव में, जैसा कि हमने सवाल भी पूछा, ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे जो इस वक्त सरकार में मौजूद हैं। शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, समय का अभाव है और तमाम बातों पर हमने जिक्र किया, लोगों के बीच सवाल लेकर गए, लोगों ने उस पर अपनी राय भी ली और आपको दिखाया। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही। बाकी खबर